नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों और गरीब परिवारों के लिए बड़ा वित्तीय सहायता कार्यक्रम विकाय किया है यहाँ पे शुरू, और इसके साथ कक्षा 9 से 10 और 12 के 27,99,000 और 982 छात्र छात्राओं के बैंक खातों में 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीब परिवारों के मुख्य अर्जक की मृत्यु पर 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए गए। भेदभाव के सभी समुदायों को उस स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ जोड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति के 100% छात्रों के लिए, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए, सामान्य वर्ग के अति गरीब छात्रों के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो और उन्हें यह स्कॉलरशिप समय पे मिल सके, इस सरकार की मंशा पहले दिन से थी। हम लोगों ने पहले दिन से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन खामियां ढेर सारी थी। जैसे यहां समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने आपके सामने कहा भी कि क्या स्थितियां थी। 2016-17 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप ही नहीं दी। स्कॉलरशिप नहीं देने का मतलब क्योंकि उन्होंने तब तक प्रदेश को इतना नोच डाला था, इतना लूट डाला था कि प्रदेश के खाते में पैसा ही नहीं था। और जो पैसा केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए आई थी, उस पैसे को उन्होंने दूसरे समाजवादी पार्टी के कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और इसीलिए 17 में जब सरकार आई तो मुझे एक साथ 17-18 के साथ साथ 16-17 के भी बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप देनी पड़ी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हों, पिछड़ी वर्ग के जाति के छात्र छात्राएं हों, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, ऐसे 67 लाख छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप की स्कीम का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इन सभी छात्र छात्राओं को, जिन्हें आज ये स्कॉलरशिप की 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये काम इसलिए भी सही समय पे संपन्न हो पा रहा है। पहले होता क्या था, स्कॉलरशिप की राशि होती थी कम, इसमें तकनीक का उपयोग नहीं होता था। यहां से पैसा जाता था जिले में, और जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अधिकारी या अन्य जो लोग होते थे, ये लोग फिर उसमें मनमाना करते थे। स्कॉलरशिप आई 500 तो उस छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के लिए कहा, आज परिणाम क्या है, एक साथ हमने यहां पे क्लिक किया, 28 लाख छात्रों के लिए 3350 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में पहुंच गई। यानी एक बटन दबाया और पैसा उनके अकाउंट में। यह है तकनीक कैसे जीवन को आसान करती है और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देती है। आज उसी का परिणाम है और सरकार उस व्यवस्था के साथ आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यह भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था, हर एक क्षेत्र में था। यानी
कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था उसमें भ्रष्टाचार, कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा सरकार जो है 1,000 रुपये की पेंशन राशि क्यों देती है। उनके समय में ये राशि मिलती थी दिव्यांगजनों को 300 रुपये, और वह भी समय पे नहीं मिलती थी, और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। 300 रुपये का मतलब 6 महीने में एक बार जाता था 1800 रुपया, और 1800 रुपये एक बार में जाता था तो उस गरीब को, केवल दिव्यांगजन को केवल 900 रुपया मिलता था। 900 रुपये इनके लोग सब चट कर जाते थे। ऐसे ही निराश्रित महिलाएं, जो अपनी विधवा महिलाएं हैं, उनको 500 रुपये की राशि मिलती थी। यह राशि 6 महीने में एक बार गई, 3,000 रुपये गई। 3,000 में से 1,500 उसको मिलता था। 1,500 समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाज कल्याण विभाग के बाबू हजम कर जाते थे। वृद्धजनों के लिए जाने वाली पेंशन भी ऐसे ही जाती थी। 3,000 रुपया गया 6 महीने में एक बार, और उसमें भी आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हम लोग 1,06,00,000 निराश्रित महिला, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देते हैं, और ये पेंशन की राशि उसके अकाउंट में जाती है। कोई कटौती नहीं होती है। कटौती करने वाले को मालूम है कि अगर वह इन गरीबों के हिस्से में डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, और बाप दादों की भी कमाई की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम इस सरकार करेगी। आज देखें सरकार के कार्यों का परिणाम क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिन परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मौत हुई है, उनको पेंशन भी दी और 30,000 रुपए की नगद राशि भी यहां। बिजनौर कलेक्ट्रेट सभागार में बीजेपी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और जिलाधिकारी जसजीत कौर ने स्मार्टफोन वितरण और बाल विकास परियोजना कार्यालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि बच्चों को पोषण देना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो है अब आपको मिली है, बट उसको बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ईमानदारी से आप लोगों को अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आप पे है। स्कूल जाने से पहले जो उसकी तैयारी होती है बच्चों की, प्री स्कूल की जो तैयारियां हैं, वो सब आप लोगों को करानी है। एक मदर की तरह, एक सेकंड मदर की तरह आपको साथ उन बच्चों के साथ रहना है। उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना अच्छा हो, उसके साथ साथ उनकी मदर्स का भी, उनकी माओ का भी अच्छा हो, ये भी आप लोगों को देखना है। आप समय से आएंगी अपने सेंटर पे, जो निर्देश आपको मिलेंगे कि ये स्कीम में आपको ये चीज करनी है, उसका पालन करेंगी, ईमानदारी से करेंगी, सबसे अच्छा व्यवहार रखेंगी, तो जो आपकी नियुक्ति हुई है उसका पॉजिटिव मैसेज पब्लिक में जाएगा, समाज में जाएगा, उसका फायदा सब लोगों को मिलेगा। इसी उद्देश्य से आप लोग काम करिएगा।
जनपद में हम लोगों ने आंगनबाड़ियों की नियुक्तियां कुछ महीने पहले करी थी। सभी हमारे जितने आंगनबाड़ी सेंटर्स थे वहाँ पे आंगनबाड़ी भी रखी गई। अब सहायिकाओं की नियुक्ति का भी काम जो है कंप्लीट किया गया है और आज स्मार्टफोन का वितरण जो है वो भी स्टार्ट किया गया है। स्मार्टफोन देने का उद्देश्य यही है कि टेक्नोलॉजी से आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं, सीख जाएं ये सब चीजें, क्योंकि आगे आगे जो सिचुएशन है उसमें हर चीज जो है टेक्नोलॉजी से लिंक करी जाएगी। अभी भी जो आप पोषाहार वितरण करते थे उसमें इतनी शिकायतें पहले रहती थी, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। जो भी बच्चा या माँ आएगी आपके पास पोषाहार लेने के लिए, उनका फेस रिकॉग्निशन होगा, आप उसका फेस स्कैन करेंगे और उनकी सब डिटेल्स आ जाएगी और जब वो पोषाहार ले जाएंगे तो वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको फीड करना है। उसी प्रकार से कुछ ना कुछ नया नया आता रहेगा। लर्निंग मटेरियल भी आपको आएगा जो आपको बच्चों को सिखाना है, किस तरह से सिखाना है कि बच्चे उस उम्र में समझ पाए। तो ये चीजें भी आपको आएंगी और भी कई चीजें आ सकती है। तो ये फोन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो, आप इसको सीखिए। अपने परिवार के किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो सकते हैं केवल सीखने के लिए। सीखने के बाद आपको खुद चलाना है, खुद इसको। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों और सहायिकाओं के काम को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने 406 नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और साथ ही 306 आंगनबाड़ियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। आपको बता दें वे अपने काम को डिजिटल तरीके से और बेहतर ढंग से कर सके, इसके लिए अहम कदम उठाया गया। आज जनपद में जो आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती होगी उनको नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है और इसके साथ ही जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में ये समारोह का उनके द्वारा वितरण किए गए थे। उसके साथ ही सभी जनपदों में पैरेलली कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जनपद रामपुर में 406 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण आज किया गया है और इसके साथ ही 350 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नवनियुक्त हैं उनको स्मार्टफोन दिया गया है ताकि वो अपना जो काम है उसको सुचारू रूप से संचालित कर सकें। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 60 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया। सादाबार में बाल विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ देखा गया है और इसके साथ ही 478 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, जिसमें 680 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। विधायकों ने नई सहायिकाओं को कुपोषण रोकने और बच्चों के विकास के लिए समर्पित होकर काम करने का भी संदेश दिया है। आप अवगत हैं कि आज प्रदेश स्तर के ऊपर जो नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका है उनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जनपद हाथरस में जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिका है 21 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यक्रम आयोजित करते हुए जिसकी अध्यक्षता माननीय विधायक सिकंदर राव श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी द्वारा की गई। उनके करकमलों द्वारा और माननीय विधायक सादाबाद के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र को वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद हाथरस को एक नई सौगात दी गई है और इसके अतिरिक्त बाल विकास परियोजना कार्यालय सिकंदराबाद जो काफी समय से निर्मित नहीं था, लगभग 56 लाख रुपए का बजट उसके लिए सैंक्शन हुआ है, उसका शिलान्यास आज वाराणसी में पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने पीएम जनसंपर्क कार्यालय में आम जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने फरियादियों को समाधान का भरोसा दिया है। पिछड़ा आयोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सक्रिय है। आयोग पिछड़े वर्ग के युवाओं को शिक्षा रोजगार के अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की ओर से भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष पहल की जा रही है। वास करके लगातार मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि पिछड़े वर्ग के हर एक जन के बीच में जाकर के उन्हें शिक्षा का महत्व समझाऊं, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करूं और सरकार द्वारा जो पिछड़े समाज के हित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करूं। कई बार ऐसा होता है सरकार की योजनाओं का लाभ अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में हम ले नहीं पाते, तो जन जन तक जाकर के
आम जनमानस तक जाकर के सरकार द्वारा पिछड़े समाज के हित के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में उनको बताना, उन योजनाओं का लाभ वह कैसे ले सकते और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को ब्रीफ करते हुए उनको जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, जहां तक पेपर लीक का सवाल है, आप यह जानते हैं मनुष्य का मन नकारात्मक होता है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के मन में क्या कब भाव आए, उसमें अगर कोई व्यक्ति लिप्त है, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, तो उसमें सरकार का दोष मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। हाँ, सरकार किस तरह से उस कृत्य पर कार्रवाई कर रही है वह महत्वपूर्ण है। तो भाजपा सरकार में, योगी जी की सरकार में ऐसे लोग बिल्कुल बख्शे नहीं जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है, यह महत्वपूर्ण है और यही चीज आपको भाजपा सरकार में दिखेगी। अन्य सरकारों में ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने का काम किया जाता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग भी ऐसे घटनाओं में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां पर एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि क्लिनिक में जांच के बाद डॉक्टर के कहने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया। भर्ती के दौरान ही अस्पताल ने लगातार पैसे जमा करने के लिए दबाव बनाया और एक स्टाफ नर्स ने इंजेक्शन दिया, जिससे कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और रात भर डॉक्टर नहीं आए और सुबह बच्चे की मौत हो गई। अब मैं चुन्नीगंज अपोलो हॉस्पिटल में। क्या घटना घटी है? ये घटना हमारे बच्चे के साथ में आज सुबह 6:30 पे घटी हुई है, जिसका इंजेक्शन लगाने से एक लेडीज ने, नर्स के स्टाफ में नर्स लेडीज थी, उसने इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन लगाते लगाते मेरे बच्चे की डेथ हो गई और मैंने उस लड़की को मना किया, इंजेक्शन मत लगा, उस बच्चे को तकलीफ हो रही है। लड़की नहीं मानी, उसने अपनी बात रखी और मेरी नहीं मानी, वो लगाती गई। मैं मना करता रहा, बच्चा चिल्लाता रहा, बच्चा तड़पता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने इंजेक्शन लगा दिया, बच्चे की डेथ तुरंत हो गई थी। उसको फिर जो आईसीयू के लिए बोला, जब मैं चिल्लाया, भगदड़ मचाई, तो आईसीयू के लिए बोला, डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर बोला आईसीयू लेके चलो। तो आईसीयू के बेड पे पहुंचे, जब वहाँ पे कोई बेड खाली था, लेकिन वहाँ पे कोई वेंटिलेटर, कोई मशीन नहीं थी, जिस मशीन से जो मेरे बच्चे को वेंटिलेटर मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, जिससे मेरे बच्चे की कोई कंडीशन सुधर में आती। और जबकि इसकी बॉडी टेम्परेचर मतलब गर्म था। मैं उससे बार बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब इसका टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, गर्म है, इसको देखो, लेकिन कोई नहीं देख रहा। वो लड़की तो वहाँ जनरल वार्ड से ही चली गई, वो जनरल वार्ड से चली गई, लेकिन वो डॉक्टर ने हमारी नहीं सुनी। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई ये करा। नर्स का सूफिया बेगम नाम है, वो कहाँ रहती है ये लोग कुछ नहीं बता रहे। आपको क्या बीमारी थी इसलिए आपको हॉस्पिटल लेके? बच्चे को मेरी वोमिटिंग हो रही थी, उसको लीवर में या पेट में कोई अल्सर वगैरह थे, जिससे वो उसको लेटिन और उल्टी ये करीब 15-20 दिन से लगातार हो रही थी, लेकिन दवा देते थे वो सही लगा। जी, मुझे हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और जान के बदले जान चाहिए, और नहीं इसके हॉस्पिटल के ओनर से हमारी बात कराइए। मैं तत्काल मुझे कार्रवाई चाहिए। आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना दी। मेरे पास एक एप्लीकेशन कॉपी है, जिसके मैंने जो है टाइप की है, मैंने कल्याणगंज थाने में देने के लिए अप्लाई किया है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा है मैं आपके साथ हूँ, आप जो बोलेंगे वो ऐसा होगा, आप पोस्टमार्टम बताइए, पोस्टमार्टम होगा। किसी बड़े अधिकारी से बात हुई? नहीं, किसी से नहीं बात हुई, कोई नहीं बात करने आया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूँ, मुझे किसी से मेरी बात कराओ यहाँ पर। शामली पुलिस ने एहसान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही जिसके पास से 2 किलो 15 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ 3 लाख रुपए बताई जा रही है। एहसान पहले खुद ही नशे का शिकार था, लेकिन धीरे धीरे वो स्मैक का तस्कर बन गया। वो सहारनपुर के घाटमपुर गांव के सारिक से बड़ी खेप लाता और छोटी छोटी पूड़ियां बनाकर उसको बांटकर लोगों को ही बेचा करता था। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। आप सब अवगत हैं कि सहारनपुर रेंज में डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें हमारे यहाँ मैसिव कार्रवाई इसमें ड्रग माफियाओं पे हो रही है, ड्रग ट्रेडर्स पे हो रही है। हमारे थाना कैराना के सर्कल ऑफिसर हेमंत जी, उनकी टीम के एसएचओ समयपाल, उनकी टीम ने एक व्यक्ति एहसान गिरफ्तार किया था चित्रवाड़ा कैराना थाने से,
और उसके पास से 2 kg 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में है। ये लगभग 1 साल से ये काम कर रहा है और लगभग 9 महीने पहले एक बार पुनः इसी मामले में ये वाराणसी जेल गया था और फिर ये मिल करके घटना करने लगा था। ये अभी आपने बात भी किया, इसने बताया कि एक सहारनपुर में घाटमपुर गांव, वहाँ का एक व्यक्ति है, उससे मैं इसको लेकर के आता हूँ और उसकी सप्लाई कहीं बरेली या कहीं एमपी से कहीं से है। हमारी पूरी टीम हमने बना दिया सीओ के नेतृत्व में। इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है पूरी इसकी हम लोग जाँच करेंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करता था, किससे लेकर के आता था, उन सब पे हम लोग क्रैक डाउन करेंगे। तस्करी का क्या तरीका था? बेसिकली ये इससे जो बातचीत हुई, हम लोग इंट्रोगेट किया इसको, तो ये मंगा करके अपने यहाँ रखता था, अलग अलग मटेरियल बाहर से मंगवाता था। ये वहाँ मिक्सर किया मशीन में, बनाया उसे, उसका पूरा परिवार ही इसमें इन्वॉल्व है, इसकी मदर भी थी और ये भी था इसमें। और फिर ये इसके बाद यहाँ से पानीपत, करनाल, रोहतक, कुछ हमारे ज़िले में, कुछ मुजफ्फरनगर, कुछ सहारनपुर बेचता रहता था ये। तो बेसिकली एक बड़ा किंगपिन था ये, अब तक छुपा हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है जनपद शामली में हम लोग लगभग 98% तक के मामले हम लोग बंद कर दिए हैं। यहाँ जो ड्रग पेडलर से ऑलमोस्ट तो सभी जेल में हैं और विगत साल में हमने 187 आदमी को इसमें बंद किया है और लगभग दर्जनों को हमने पीट एनडीपीएस में जेल भेजा हुआ, कई की इसमें प्रॉपर्टी जब्त किया हम लोगों ने। सर वहाँ पे कितने रुपए की लाता था और कितने की बेचता था? अब ये बेसिकली ये तो डिटेल इंट्रोगेशन हमारे उसमें मिलेगा आपको, लेकिन जो बेचने का इसके जो पैसा था, रामपुर के थानागंज इलाके के पुलिस लाइन के सामने एक दर्दनाक घटना हुई। पति अपनी पत्नी से नाराज था क्योंकि वो बर्थडे पार्टी में डांस नहीं कर रही थी और गुस्से में उसके चलते ही बाइक से अपनी पत्नी को पीछे से ही फेंक दी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया। देवबंद के वीआईपी रोज होटल में आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने तांडव मचाया और होटल कर्मचारियों से बहस के बाद से ही उन्होंने मारपीट की है। रिसेप्शन पर रखा लैपटॉप भी तोड़ा है और इसके साथ ही जानकारी सामने आई जहां पर होटल में तोड़फोड़ ताबड़तोड़ की गई है। करीब 10 मिनट बाद बदमाश लौटकर होटल के बाहर 5 राउंड पे फायरिंग कर रहे थे और बताया ये भी गया कि होटल मालिक विपिन कुमार ने बताया कि विवाद आईडी मांगने को लेकर हुआ था। थाना देवबंद क्षेत्र में कल देर रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हाईवे पर स्थित एक होटल के बाहर फायरिंग की है और हालांकि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल या चोटिल नहीं हुआ है। पुलिस को जैसे इस घटना की सूचना मिली तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी तकनीकी माध्यमों एवं अन्य स्रोत से इनको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला ये हुआ कि मैं तो घर पर था अपने और जो हमारा रात वाला स्टाफ है वो ड्यूटी पर था, तो 4 से 5-6 लड़के आते हैं 2-2:30 बजे के लगभग, 2:50 के समथिंग जो कैमरे में देखा मैंने आके, तो वो आते ही कमरा मांगते, एक आईडी देते, हमारे स्टाफ बोलता है कि भाई आईडी दोनों दे दो, एक आईडी पर हम रूम नहीं देंगे। तो उनमें कुछ ऐसे ही आपस में आईडी को लेके विवाद होता है, वो आईडी मना करते देने से, तो हमारे स्टाफ ने रूम देने से मना कर दिया बिना आईडी के कि हम रूम नहीं देंगे। तो तुरंत उसके पास में जो लैपटॉप रखा था वो फेंक के मारा उसके मुंह पे, और ये जो थी इसकी मशीन फ़ोन पे वाली वो फेंक के मारी उसके मुंह पे। उसके बाद उन्होंने प्रिंटर तोड़ा और लाठी डंडों से उसे मतलब घायल कर दिया, लड़के को थोड़ा गुम। हरदोई के कनियामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कोटरा में बच्चों से पढ़ाई छीनकर उन्हें मजदूरी कराई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में फावड़ा और ईंटें उठाते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था, लेकिन प्रधान अध्यापक ने बच्चों से ये काम करवा दिया। मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।